So, hello everyone, I welcome you all. Well, this is a series of discussion which we have to do, whereby we'll be just what we'll try is we'll try to consolidate the things. तो देखिए जो हमको आता है वो चीज़ें जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार अपने को रिटेन रहेगी, वो उतने अच्छे से अपन एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाएंगे। और जो बेसिक चीजें होती है वो तो अपने को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, वो तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये जो वीडियो रिवीजन सीरीज है वॉट एवर वी आर डूइंग अप, इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखें, ऐसा नहीं कि एक बार देखें अपन। तो इस वीडियो रिवीजन सीरीज को हम मल्टीपल टाइम्स देखें, कम से कम 4 से 5 बार देखें, और कोशिश ये करें कि जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं उसको साथ में, ठीक है, रिपीट करें। मतलब आप अपने आप से बोलते जाएं और कंपेयर करते जाएं कि देखो हमें इतना याद है और ये है, सो दैट क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे चीजें अपने को रटी हुई होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में अगर अपने को प्रोविजन बेसिक लॉ रटा हुआ है तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द बैच कि लॉ अपने को रटा हुआ होना चाहिए। तो अपनी कोशिश अभी यही रहेगी कि अपन जो भी प्रोविजन है उसको अच्छे से रट लें। तो रटने की क्लास है ये, दैट इज द क्लास वेयर हम रटने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन अपना डिस्कशन आज चालू करेंगे विद द इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। दैट इज द चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब इनकम फ्रॉम सैलरीज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए, अलग अलग वैरायटी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बड़ा कैलकुलेशन था। तो वो सब कैलकुलेशन तो करने ही है, क्वेश्चंस करने ही है। मेरा ये कहना है कि जब भी आप क्वेश्चन चालू करो ना, तो मतलब सैलरी हेड के क्वेश्चंस का रिवीजन चालू करो, तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है। 1 घंटे आधी घंटे का जितने का भी ये वीडियो बनेगा उसमें आपको पूरा सैलरी हेड में रिवाइज कराने की कोशिश कर लो। नाउ सैलरी हेड या किसी भी हेड में 2 ही चीजें होती है, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है कंप्यूटेशन, ठीक है। तो चार्ज मतलब सैलरी हेड कब अट्रैक्ट होगा, और कंप्यूटेशन मतलब अगर सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा। तो चार्ज, सैलरी हेड कब अट्रैक्ट होगा, तो सैलरी हेड अट्रैक्ट होने की बेसिक कंडीशन है दैट देयर हैज टू बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट इज द बेसिक लॉ। If there is an employer-employee relationship, salary head attract होगा। Employer-employee relationship कब होता है? When there is a master-servant relationship, where employer न केवल ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको क्या वर्क करना है, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो वर्क आपको कैसे करना है। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है, इस तरह का कमांड है, तो then there is an employer-employee relationship and the head salary is attracted। अब सैलरी हेड अट्रैक्ट होने में कुछ टिपिकल केसेस हैं जहां पर सवाल ये आया कि क्या यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वन ऑफ द केस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए। तो एमपी और एमएलए के केस में क्या सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि देखो एमपी एमएलए आर नॉट the representative, they are not the employees of the government, they are the representatives of the public। क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट उनको जो देती है दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सैलरी, एंड देयरफॉर वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर दूसरी चीज आती है कि होटल में अगर कोई कस्टमर आता है, कोई गेस्ट आता है और वो टिप देता है, तो टिप अगर दी जाती है तो उस पर क्या सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा। तो उसका भी जवाब हमने दिया था नो, टिप पर सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगेन देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो अगर कोई कस्टमर वेटर को टिप देता है तो वो वेटर के हाथ में टैक्सेबल होगी, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस, सैलरी हेड उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। अगली चीज आती है रॉयल्टी फॉर राइटिंग द बुक। अगर कोई ऑथर कोई किताब लिखता है तो किताब लिखने पर जो उसे रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी पर अगेन सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसी प्रकार से कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देती है, तो डायरेक्टर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा, डायरेक्टर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट करते हैं, जैसे
एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह, सॉलिसिटर, ये जो होते हैं, तो ये दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होगी। इनकी इनकम जनरली प्रोफेशनल इनकम होगी फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। तो इनको जो नेचर ऑफ इनकम है, इट विल बी अ प्रोफेशनल इनकम एंड नॉट अ सैलरी इनकम। कॉलेज में अगर कोई पार्ट टाइम प्रोफेसर है या फुल टाइम प्रोफेसर है, क्योंकि अगर वो कॉलेज में प्रोफेसर है तो उसके ऊपर सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा। पार्ट टाइम जॉब करो या फुल टाइम जॉब करो, इट डजंट मैटर, सैलरी हेड इज अट्रैक्टेड। कॉलेज में एक होते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर के ऊपर तो सैलरी हेड अट्रैक्ट होता है, पर कॉलेज में कई बार क्या होते हैं कि देयर आर ऑल्सो गेस्ट लेक्चरर। तो जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं उनके ऊपर सैलरी हेड अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि गेस्ट लेक्चरर जो होते हैं, कॉलेज उनको सिर्फ ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपको बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है वो उनका स्किल सेट होता है। एंड देयरफॉर गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर की जो इनकम होती है, दैट्स नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर इंसेंटिव बोनस, तो जो LIC वगैरह के एजेंट्स होते हैं, एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो तो सैलरी इनकम नहीं होता है, वो बिजनेस इनकम होता है। पर LIC के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज को जो इंसेंटिव बोनस मिलता है, दैट इंसेंटिव बोनस इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, क्योंकि बेसिकली इनको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो LIC वगैरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो इंसेंटिव बोनस वगैरह मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पर अगर वो एजेंट है LIC वगैरह का, इंडिपेंडेंट है LIC से, तो फिर उसको जो कमीशन मिलता है, दैट कमीशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और एटलीस्ट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाता है, तो सस्पेंशन के दौरान जो उसको सैलरी मिलती है, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। सस्पेंशन के दौरान जो भी पैसा उसको मिलता है, दैट गोज अंडर द हेड सैलरी। फिर उसके बाद अगली चीज आती है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। ठीक है, सैलरी किस साल टैक्सेबल होगी? तो मैंने आपको बेसिक थीम बताया था कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। तो लॉ मेकर्स ने कहा भाई जितनी भी अर्लीस्ट ओकेजन हो उस समय सैलरी को टैक्स किया जाए, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सैलरी रिसिट तो तब होती है जब रिसीव होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल ये है कि सैलरी ड्यू कब होती है? तो सैलरी ड्यू होती है एक पीरियोडिकल बेसिस पे, इट में बी ऑन अ डेली बेसिस, on a weekly basis, on a monthly basis or some other basis। तो सैलरी ड्यू हो सकती है एक पीरियोडिकल बेसिस पर। अगेन उसमें भी ये एस्पेक्ट है कि सैलरी जो ड्यू होगी वो कब होगी। तो जैसे मान लो मंथली होती है सैलरी ड्यू, तो मंथ के आखिरी दिन होगी या अगले महीने की 1 तारीख को होगी, किस दिन सैलरी ड्यू होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। तो उसका मैंने आपको जवाब दिया था, इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करता हो कि सैलरी विल बी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करता हो दैट द सैलरी विल बी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। और उससे कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई नया जॉब में आया है तो उसको कितने महीने की सैलरी ड्यू होगी, या पैकेज चेंज हुआ है तो उसका पैकेज कब से चेंज हुआ है। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे, आपको ध्यान होंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान रखना कि अगर सैलरी इसी महीने ड्यू हो जाती है, ठीक है, तो आपका मान लो पैकेज 9 और 3 महीने का चेंज हो गया, तो 9 महीने कुछ और था, 3 महीने कुछ और था। और अगर इसी एग्जाम्पल में सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है, तो आपका पैकेज अगले महीने की 1 तारीख से चेंज होगा। सो देयरफॉर 10 और 2 महीने का रेशो आ जाएगा कि 10 महीने पुराना पैकेज था, 2 महीने नया पैकेज है। तो ये एस्पेक्ट अपन ने एड्रेस किया था। फिर अगर फॉरेन करेंसी में सैलरी मिलती है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए करेंसी कन्वर्जन का रेट लगेगा। वो रेट है टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, और उसका बाइंग रेट लगेगा टीटी बाइंग रेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ। तो जिस भी महीने की सैलरी है उसके पिछले महीने के आखिरी दिन का रेट यहां पर अप्लाई किया जाएगा, टीटी बाइंग रेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ। जो भी मंथ है उसके पिछले महीने का ये रेट है वो अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आता है सैलरी का कैलकुलेशन। तो सैलरी का जो कैलकुलेशन है उसमें बेसिकली हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है ग्रॉस सैलरी।
ग्रॉस सैलरी में 5 चीजें शामिल होती है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी जो सेक्शन 17(1) में दिए हैं, अलावेंसेस जो सेक्शन 17(2) में दिए हैं, उसके बाद आता है परक्विजिट्स जो अगेन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में दिए हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आती है दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो अगेन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो ये जो पांचों कंपोनेंट्स हैं, इन पांचों का टोटल मिलाकर बनता है ग्रॉस सैलरी। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, अलावेंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस करते हैं सेक्शन 16 के डिडक्शंस, और सेक्शन 16 के डिडक्शंस माइनस करके जो फिगर आता है वो कहलाता है नेट सैलरी। अल्टीमेटली हमें जो टैक्स लगता है वो नेट सैलरी पर लगता है, और नेट सैलरी का ये कुछ कैलकुलेशन था। ठीक है, ग्रॉस सैलरी एंड देन नेट सैलरी। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी जो हैं वो बेसिकली सैलरी शब्द की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में सैलरी की जो डेफिनेशन दी गई है वो इंक्लूसिव है। उन्होंने कहा है सैलरी इंक्लूड्स, तो इंक्लूसिवली सैलरी में कई सारी चीजें शामिल की गई हैं, और वो बहुत सारी चीजों में कुछ तो ऑब्वियस चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपने को ध्यान रखने चाहिए। मैं आपको याद होगा मैंने बताया था कि सैलरी में करीब करीब 60 ऐसे पॉइंट्स है जिनका अलग से कुछ कैलकुलेशन किया जाता है। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं विद द फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, अरियर्स ऑफ सैलरी। अगर किसी को अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है, मतलब पुराने समय की सैलरी बढ़ गई उसकी और वो बढ़ी हुई सैलरी अब मिली, बैक डेट से उसकी सैलरी बढ़ गई, तो अगर उसको अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है तो अरियर इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। जैसे मान लो 2021 में उसको 2014 से 2021 तक का अरियर मिला, तो अब या तो वो 21 में उसको मिल जाए या 21 में उसका ये अरियर ड्यू हो जाए, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, उस समय उसके हाथ में ये अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा आता है सैलरी फोरगॉन और सैलरी सरेंडर्ड। तो अगर सैलरी को कोई फोरगो कर देता है, कह देता है कि साहब मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, तो अगर अपनी सैलरी फोरगो भी कर देता है तो इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड देयरफॉर उसको भले ही वो सैलरी फोरगो कर दे उसके हाथ में वो सैलरी टैक्सेबल होगी। पर वो इंडिया चाइना वॉर के समय कभी जिन लोगों ने सैलरी फोरगो की थी उनके लिए ये लिखा गया है कि इफ द सैलरी इज फोरगॉन तो ऐसी परिस्थिति में इट वुड नॉट बी टैक्सेबल। वो टिपिकल एक सर्कमस्टेंस की बात है। हो सकता है कोरोना वगैरह के समय भी ऐसी बात आए, अभी तक तो आई नहीं, हो सकता है सरकार 1-2 साल बाद ऐसी बात कहे, बट एनीवेज उनका ये कहना है कि भाई सैलरी अगर फोरगो कर देते हो तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल है, और एक्सेप्ट दैट वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी देती है तो पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होती है, नॉट अंडर दी हेड सैलरीज बट अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। फॉर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। अगली चीज आती है प्रोफेशनल टैक्स। अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज अगेन अ पार्ट ऑफ सैलरी। वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। फिर उसके बाद आता है टैक्स फ्री सैलरी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स पे कर रहा है ऑन सैलरी, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है और सैलरी का इनकम टैक्स अपनी जेब से ही दे रहा है, तो वो भी एक बेनिफिट है जो अराइज होता है आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड देयरफॉर एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी तो टैक्सेबल है ही, प्लस जो एम्प्लॉयर ने टैक्स भरा वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। तो टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी, वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। पर अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर
एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पर टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट है। उसके बाद आता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, डियरनेस पे, ठीक है। तो डियरनेस अलावेंस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डियरनेस अलावेंस दे रहा है, तो वो सैलरी है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि डियरनेस अलावेंस में भी कंडीशनल डियरनेस अलावेंस, इट में भी अदर डियरनेस अलावेंस। तो कंडीशनल डियरनेस अलावेंस है तो भी वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, अदर डियरनेस अलावेंस है तो भी वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। यहां पे ये याद रखना कि कंडीशनल डियरनेस अलावेंस क्या होता है। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि ये कंडीशनल डियरनेस अलावेंस है, वो आपको कई बार कह देंगे कि इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। तो आपको अपनी तरफ से समझना पड़ेगा दैट इट इज अ कंडीशनल डियरनेस अलावेंस। कई बार वो ऐसा कह देते हैं कि इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज पेएबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इट इज अ कंडीशनल डीए। कई बार वो कह देंगे इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए ये डियरनेस अलावेंस रेलेवेंट है। तो इनमें से अगर वो कुछ कह देते हैं तो इट इज बेसिकली अ कंडीशनल डियरनेस अलावेंस। कंडीशनल डियरनेस, कई लोगों ने क्वेश्चंस किए तो उनको ये बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखो उनका लिखने का तरीका ये है। समटाइम्स दे मे से दैट इट इज a dearness allowance which is a part of salary, it is paid under the terms of employment, or they may say that it is relevant for computing retirement benefits or relevant for provident fund. So it is all conditional DA. Conditional DA भी taxable होता है, अदर DA भी taxable होता है, पर आपको पता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। कुछ कैलकुलेशंस में सिर्फ कंडीशनल DA काम में आता है। फैमिली पेंशन, तो अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन मिलती है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। और अदर सोर्सेज में इसको कमाने के लिए साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 का मिल जाएगा। और जो मिलिट्री के लोग होते हैं उनको अगर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उनकी डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है जो कि एग्जम्प्ट होती है। तो जनरली पेंशन टैक्सेबल होती है। एम्प्लॉयमेंट से जो मिलती है वो सैलरी हेड में जाती है। एम्प्लॉय की डेथ के बाद जो होती है उसके परिवार वालों को मिलती है तो अदर सोर्सेज में जाती है। और उसको कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन स्टैंडर्ड बेसिस पे 15,000 रुपए का मिलता है और 1/3 ऑफ इनकम विच एवर इज लेस। और मिलिट्री वालों को जो पेंशन मिलती है तो मिलिट्री वालों के केस में अगर उनकी डेथ और डिसेबिलिटी की पेंशन है तो वो एग्जम्प्ट होती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 19। कमीशन जो मिलता है, जॉब करने से जो कमीशन मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ये फिक्स्ड परसेंटेज का कमीशन हो या वेरिएबल परसेंटेज का कमीशन हो, ये टर्नओवर पे बेस्ड हो, प्रॉफिट पे बेस्ड हो, परचेज पे बेस्ड हो, किसी भी चीज पर बेस्ड हो, एनी टाइप ऑफ कमीशन अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टैक्सेबल। पर वो एक होता है ना फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, वो वाला कमीशन कुछ कैलकुलेशंस के लिए अलग से काम आता है। अदरवाइज तो किसी भी प्रकार का कमीशन हो वो टैक्सेबल है। बोनस जो होता है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। तो बोनस जितना भी मिले वो टैक्सेबल है, मतलब उसमें कोई बात नहीं है। सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, तो मान लो कंपनी आपको 3 महीने का नोटिस दे सकती है पर उसके लीव में, उसके एवज में कंपनी ने आपको सैलरी दे दी तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल है। कि मान लो 3 महीने का नोटिस देने की जगह 3 महीने की सैलरी पकड़ा दी या 2 महीने की सैलरी पकड़ा दी, तो नोटिस पीरियड के एवज में आपको सैलरी दी गई तो वो जो सैलरी है वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। एन्यूटी मतलब रेगुलर कंट्रीब्यूशन, तो किसी भी प्रकार का रेगुलर कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के वेलफेयर फंड में करता है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। ये वेलफेयर फंड ग्रेच्युटी फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन फंड हो, किसी भी प्रकार का वेलफेयर फंड हो, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो वो फंड में कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर अगली चीज आती है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका टैक्सेशन कुछ इस प्रकार से होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में लॉ ये होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में होता है, तो लॉ ये होता है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे 80C का डिडक्शन मिलेगा।
एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉय को उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस फंड में जो भी पैसा जमा किया उस पर जो ब्याज मिल रहा है ब्याज भी एग्जम्प्ट है, और मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा विड्रॉवल पे वो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी जैसा अपन क्लास में कहते आए कि ये तो सरकारी फंड है, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है, तो आप देख सकते हो फिलॉसफी इज एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। उसके अलावा बात आती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बेसिकली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो फंड होता है दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अपने फंड को आप रजिस्टर करा सकते हो। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक फंड बनाया, उस फंड को मैंने रजिस्टर करा लिया, तो वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी एग्जम्पशन है, पर कोई लिमिट है उसमें, सब्जेक्ट टू दोज लिमिट्स एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो जहां तक एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उस पे 80C का डिडक्शन मिलता है, 80C की 1.5 लाख की लिमिट के अंतर्गत। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड है, उसमें डिडक्शन मिलता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी एक लिमिट है, और एक वो 7.5 लाख की जो लिमिट है ओवरऑल लिमिट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम और ग्रेचुटी फंड, तीनों का मिला के टोटल जो है वो 7.5 लाख तक का रिडक्शन मिलता है। तो दैट इज अनदर थिंग कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में अप टू 12% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। और सैलरी का यहां पर मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। उस लिमिट का 12% तक एग्जम्प्ट है, और ओवरऑल लिमिट भी है 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अमाउंट की लिमिट है 7.5 लाख रुपए। टोटल ऑफ 3 फिगर्स दैट इज आरपीएफ, एनपीएस एंड ग्रेचुटी, उन तीनों का मिला के 7.5 लाख पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट 9.5% तक का एग्जम्प्ट है, 9.5 से ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो टैक्सेबल होगा। उसमें भी वो पोर्शन जो टैक्सेबल हो चुका है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पोर्शन ही टैक्सेबल हो चुका है तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। 7.5 लाख से ऊपर वाला जो पोर्शन है जो टैक्सेबल हो चुका है उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें 9.5% का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। विड्रॉवल की जहां तक बात आती है तो 5 साल अगर जॉब करते हुए हो गए हैं और विड्रॉ करोगे तो एग्जम्प्ट है, 5 साल नहीं हुए जॉब करते हुए और विड्रॉ करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 5 साल से पहले अगर जॉब छोड़ते हो तो टैक्सेबल है। हाउएवर इसमें एग्जम्पशन ये है कि अगर 5 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हो एंड 5 साल से पहले जॉब छोड़ने का कोई जेन्युइन रीजन है लाइक डेथ और डिसेबिलिटी और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी, तो फिर रिटायरमेंट पे टैक्सेशन नहीं होगा। तो एग्जम्प्ट 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 इज द फिलॉसफी। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 12%, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 80C लिमिट, और रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 9.5%, मैच्योरिटी एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 5 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बेसिक फिलॉसफी है कि यह प्राइवेट सेक्टर का फंड है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं कराया। आपका ये जो फंड है ये इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इनकम टैक्स में आपने इस फंड को अप्रूव रिकॉग्नाइज नहीं कराया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि कानून की नजर में ये फंड ही नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस फंड को जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रादर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर कह रहा है मैंने फंड में कंट्रीब्यूट किया, पर कानून की नजर में कोई फंड है ही नहीं, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रेगुलर इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। सारा का सारा टैक्सेशन तब आएगा जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा। जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा उस दिन एम्प्लॉय को जो भी मिल रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में लमसम टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो फंड का बैलेंस जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट, वो सब चीजें एम्प्लॉय के हाथ में लमसम टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम लोग इसको अक्सर कहते हैं एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट टैक्सेबल। रेगुलर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, रेगुलर इनकम भी एग्जम्प्ट है, पर फाइनल मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगला फंड आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। तो पीपीएफ की जहां तक बात आती है, पीपीएफ बेसिकली उनके लिए होता है जो लोग जॉब में नहीं है
या जॉब में है पर उनको अपने लेवल पे सेविंग करनी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने लेवल पे खुद सेविंग करना चाहता है एम्प्लॉयर की मदद के बिना, ठीक है, खुद मैं सेविंग करना चाहता हूं तो मैं पीपीएफ में पैसा जमा कर सकता हूं। पीपीएफ में रेगुलर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, ठीक है, एटीसी का डिडक्शन मिलेगा उस पे, रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट है और मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है। सो द फिलॉसफी इज बेसिकली एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। Initial contribution is exempt, ATC, regular income is exempt, and maturity is exempt. So the phrase again is exempt, exempt, exempt. अब footnotes में आप देखोगे एक तो ये लिखा हुआ है कि जो 12% है ना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें 12% का डिडक्शन है, पर ये 12% ओवरऑल 7.5 लाख रुपए की कैप में फिट हो जाएगा। 7.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये 7.5 लाख की लिमिट जो है वो है आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड लाइक ग्रेच्युटी। इन तीनों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कुल मिलाकर 7.5 लाख पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे इंटरेस्ट भी जो है वो 7.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 7.5 लाख से ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी बातें जस्ट फॉर रेफरेंस थी, अपन ने देख ली थी। सैलरी के डेफिनेशन मैंने बताई आपको, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब इसके बाद अगला आता है न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस। तो न्यू पेंशन स्कीम में या नेशनल पेंशन स्कीम में हमने ये पढ़ा था, अगेन द फिलॉसफी इज बेसिकली एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। अगर आप नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हो, और इसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। तो अभी अपन बात कर रहे हैं टीयर 1 स्कीम। तो अगर हम न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम के टीयर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है, टीयर 1 या टीयर 2। तो अगर टीयर 1 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, पर ये ओवरऑल 7.5 लाख की लिमिट में आएगा। 7.5 लाख की जो तीनों की मिला के लिमिट है उसमें आएगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पर 80 सीसीडी का डिडक्शन मिलेगा। तो सीसीडी की जो भी लिमिट है उसमें डिडक्शन मिल जाएगा, विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। एटीसी की लिमिट 10% ऑफ सैलरी, ऐसी भी वहां पर लिमिट दी गई है, ठीक है। और एडिशनल जो अमाउंट है उस पर 50,000 का डिडक्शन और मिलता है 80 सीसीडी 1B में, ठीक है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 80 सीसीडी की लिमिट में आ जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 7.5 लाख की लिमिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, पर अगेन 7.5 लाख से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। और मैच्योरिटी और विड्रॉवल जो है वो एग्जम्प्ट होता है, पर उसमें क्या होता है कि 60% जो विड्रॉवल है वो एग्जम्प्ट होता है, और 40% जो होता है उससे आपको कंपल्सरीली एन्यूटी प्लान खरीदना पड़ता है, पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है। तो मैच्योरिटी वाले दिन 60% निकाल लो, बचे हुए 40% को पेंशन प्लान में डाल दो, ऐसा करके उनका प्रपोजिशन है। और फिर उसके बाद आता है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड लाइक ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर रिटायरमेंट फंड, तो अप्रूव्ड होना चाहिए ये फंड। अगर ये फंड अप्रूव्ड है तो फिलॉसफी इज ऑलमोस्ट लाइक द अदर रिटायरमेंट स्कीम्स, दैट इज एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो एग्जम्प्ट है, अप्रूव्ड रिटायरमेंट फंड में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, बट अगेन इट फिट्स विद इन दी ओवरऑल 7.5 लाख लिमिट। तो 7.5 लाख की लिमिट में आ जाएगा ये। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 80C में क्वालिफाई करेगा। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है, हावेवर, ठीक है, वो 7.5 लाख से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। और मैच्योरिटी जो है जनरली वो एग्जम्प्ट है। मैंने लिखा उल्टा है पर बता उल्टा रहा हूं, यहाँ लिखा है जनरली टैक्सेबल है, पर अगर आप डेथ या मैच्योरिटी वगैरह पर विड्रॉ कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है। और मैं कहता ऐसा हूं कि जनरली वो एग्जम्प्ट है, पर अगर मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर रहे हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। बात यही है कि प्रिंसिपली तो एक ही बात है कि भाई रिटायरमेंट पे निकालोगे तो एग्जम्प्ट है, रिटायरमेंट से पहले निकालोगे तो टैक्सेबल है। तो ये कुछ 13-14 कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी हो गए। इसके बाद अब अपन आ जाते हैं अलावेंसेस पर। तो अलावेंसेस आर बेसिकली, व्हाट इज एन अलावेंस? अलावेंस इज बेसिकली अ फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट
जो कि फिक्स, और ये दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक खर्चे को करने के लिए। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर के किराए के लिए, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कन्वेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी फिक्स खर्चे को करने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट दे रहा है। तो इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट irrespective of actual expenditure. It is something which is a monetary payment. पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये ठीक है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए किए जा रहे हैं। ये एक्सपेंसेस पर्सनल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर बेसिकली एम्प्लॉयर को एक फिक्स अमाउंट दे रहा है फॉर डूइंग एनी पर्सनल और ऑफिशियल एक्सपेंसेस। ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए अगर पैसा दे रहा है फिक्स अमाउंट, उसमें से एम्प्लॉय कुछ पैसा बचा सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनका ये कहना है कि भाई यहाँ भी एम्प्लॉय की इनकम हो सकती है, या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट दे रहा है पर्सनल एक्सपेंडिचर को करने के लिए। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है तो इट इज समथिंग विच इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसमें एम्प्लॉय की इनकम हो सकती है। सो द कंसेप्ट इज बेसिकली अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स मॉनेटरी पेमेंट कर रहा है फॉर मीटिंग आउट सर्टेन एक्सपेंसेस, देन इट इज एन अलावेंस। अलावेंसेस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सर्टन अलावेंसेस आर फुल्ली एग्जम्ड, सर्टन अलावेंसेस आर पार्टली एग्जम्ड, एंड ऑल अदर अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। जनरल रूल इज ऑल अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। हावेवर कुछ अलावेंसेस फुल्ली एग्जम्ड हो सकते हैं, कुछ अलावेंसेस पार्टली टैक्सेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फुल्ली एग्जम्ड अलावेंसेस बेसिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी अलावेंस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। ऐसी परक्विजिट में आप देखोगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो परक्विजिट मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। फिर ओवरसीज अलावेंस होते हैं जो इंडियन एम्बेसी वगैरह को मिलते हैं, इंडिया के बाहर जब उनकी पोस्टिंग होती है तो उसके लिए मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर्स हैं उनको, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो अलावेंसेस मिलते हैं दे आर फुल्ली एग्जम्प्ट। सो दीज अलावेंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, ओवरसीज अलावेंस और यूनाइटेड नेशंस के जो एफिलिएट्स है उनके अलावेंस फुल्ली एग्जम्प्ट। फिर आते हैं पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंसेस। तो पार्टली एग्जम्प्ट में एक आता है एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलावेंस। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर के किराए के लिए अलावेंस देता है, एचआरए देता है, तो एचआरए का टैक्सेशन ये होता है कि जनरली एचआरए जो भी मिला वो टैक्सेबल। अगर आपको याद हो अपन 3 कॉलम बनाते थे, तो मिडिल कॉलम में अपन लिख लेते हैं एचआरए जितना मिला, जो मिला वो मिडिल कॉलम में लिख लेते हैं, और उसमें से फिर लोअर ऑफ द 3 को एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो लोअर ऑफ द 3 एग्जम्प्ट क्या होगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये पहला फिगर है, जितना एचआरए मिला। दूसरा फिगर है रेंट, एम्प्लॉई किराया कितना दे रहा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% करो। सैलरी का मतलब यहां पर है बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा फिगर है 40% ऑफ सैलरी, पर मेट्रो में 40% की जगह हम लेंगे 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 शहरों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम लेंगे 50% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। ठीक है, बड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करना, क्योंकि जो मिला वो टैक्सेबल है, उसमें से लोअर ऑफ द 3 एग्जम्प्ट है। उसके बाद आता है अदर नोटिफाइड अलावेंसेस में भी एग्जम्प्ट। तो अदर नोटिफाइड में उन्होंने कहा है कुछ ये पर्सनल पॉइंट के अलावेंसेस हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जितना मिला वो टैक्सेबल। हावेवर 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ एग्जम्प्ट है अप टू 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस जितना मिला वो टैक्सेबल है, पर उसमें से 300 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ एग्जम्प्ट है अप टू 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलावेंस जितना मिला वो टैक्सेबल है, और उसमें जनरली कोई एग्जम्पशन नहीं है, पर अगर एम्प्लॉय जो है वो डेफ, डम, ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है तो 3200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट है। और फिर उसके बाद आता है कि कुछ अलावेंसेस बेसिकली जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दिए गए हैं,
तो उन अलावेंसेज में से एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक का अमाउंट एग्जम्प्ट है, अमाउंट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज एग्जम्प्ट। और मैंने उसका एक फॉर्मूला दिया था आपको, कैटहुड, और ये फॉर्मूला आपके सामने है, कैटहुड, कन्वेंस अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस एंड डेली अलावेंस, डीए, ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली टीएडीए कहते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस एंड डेली अलावेंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रैवलिंग अलावेंस बेसिकली शहर से बाहर जाने आने के लिए होता है, डेली अलावेंस क्योंकि आप शहर से बाहर हो तो वहां रुकने खाने पीने का जो खर्चा हुआ उसके लिए होता है, यूनिफॉर्म अलावेंस यूनिफॉर्म के लिए होता है, हेल्पर अलावेंस ऑफिशियल वर्क में आपको हेल्पर के लिए जो जरूरत है उसके लिए होता है, एकेडमिक अलावेंस एकेडमिक ट्रेनिंग वगैरह के लिए होता है, उसके लिए फिक्स भत्ता दे दिया एम्प्लॉयर ने, अलावेंस दे दिया, या कन्वेंस अलावेंस होता है जो बेसिकली ऑफिशियल वर्क से शहर में जाने आने के लिए होता है। ये सारे अलावेंसेस जितने भी मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, उसमें से जितना खर्च कर दिया एम्प्लॉय ने वो एग्जम्प्ट है, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल, ठीक है। एंड देन बाकी सारे दुनिया के तमाम अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है कि ये सब अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, ये इलस्ट्रेटिव है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी अलावेंस नाम से कुछ भी आ जाए वो इसी लिस्ट में जोड़ देना, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अक्सर क्वेश्चन में इस तरह के अलावेंसेस के नाम आते हैं और हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिस्ट थोड़ी सी दे दी कि आप ध्यान रखो कि ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे टिफिन अलावेंस, अब आपको लगा टिफिन के लिए अलावेंस मिलता होगा, ये तो कुछ एग्जम्प्ट होता होगा ना, शायद इनने पढ़ाया नहीं होगा, ऐसा लग सकता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये फुल्ली टैक्सेबल है। टिफिन अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, सोप अलावेंस, प्रोजेक्ट अलावेंस, फैमिली अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, जो भी यहां पर लिखा है ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें से कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर रखो बात। एचआरए के बारे में मैंने आपको बेसिक रूल तो बता दिया कि लोअर ऑफ द थ्री इज एग्जम्प्ट। यहाँ पे थोड़े से इश्यूज जो हैं वो अपने को दिए गए हैं, जैसे एम्प्लॉय कहाँ जॉब कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉय का अकोमोडेशन क्या कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर वो अकोमोडेशन उसका मेट्रो में है तो मेट्रो के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, अकोमोडेशन मेट्रो में नहीं है तो उस हिसाब से होगा। दिल्ली और एनसीआर में कई बार हो जाता है कि नोएडा में रहता है और जॉब दिल्ली में कर रहा है, तो क्योंकि रहता नोएडा में है तो 40% लेंगे, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद अगली बात आती है कि रेलेवेंट पीरियड का एचआरए का एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे, तो साल में अगर कोई पैकेज चेंज हो रहा है, रेंट चेंज हो रहा है या कुछ भी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो अलग अलग समय का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, पुराने समय का अलग करेंगे, नए समय का अलग करेंगे। उसके अलावा अगली चीज आती है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि अगर सैलरी या पैकेज या प्लेस ऑफ रेसिडेंस या रेंट या कुछ भी चेंज होता है वेरिएबल, तो पुराने समय का अलग कैलकुलेट करेंगे, नए समय का अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगली चीज आती है कि अगर एम्प्लॉय ने ये खर्चा नहीं किया है, ठीक है, तो फिर एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है। अगर एम्प्लॉय किराए पे रहते ही नहीं है, एम्प्लॉय का तो खुद का मकान है, भले ही एचआरए मिल रहा है पर वो खुद का मकान है, तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है। तो इफ ही डज नॉट पे रेंट देन नो एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल। तो ये अपने सारे अलावेंसेस हो गए। इसके बाद अगली चीज आती है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स की जहां तक बात आती है तो उसमें ऐसा है कि परक्विजिट क्या होते हैं, पहले सबसे पहले ये समझो। परक्विजिट इज बेसिकली अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दे रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो बेनिफिट दे रहा है, कार फैसिलिटी दे रहा है, अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है, या से एम्प्लॉय का लोन रीपे कर देता है या इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है। ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एक पर्सनल एक्सपेंडिचर को करने के लिए दे रहा है। इस खर्चे को करने की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की थी, और भले ही इस खर्चे को करने की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की थी, फिर भी इस खर्चे को एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर यह खर्चा कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली अ परक्विजिट। सम एग्जांपल्स कैन बी अ कार फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
कोई बेनिफिट दे रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट तो वो परक्विजिट है। परक्विजिट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परक्विजिट फ्री में भी दिए जा सकते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्री में मकान रहने को दे रही है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। पर अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय से कुछ रेंट ले रही है तो उसे हम कंसेशनल परक्विजिट कहते हैं कि आपने 10,000 रुपए का किराया की जगह 2,000 ही ले लिया, सस्ते में दे दिया, तो वो जो 2,000 ही किराया लिया वो एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, तो बेनिफिट बचे हुए अमाउंट का हुआ। तो हम क्या करेंगे कि परक्विजिट वैल्यू में से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। तो दैट इज, देयर आर सम गोल्डन रूल्स विच इज देयर। जनरली परक्विजिट की क्या वैल्यू टैक्सेबल होगी, कि परक्विजिट एक बेनिफिट है तो उसकी कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, तो उसका गोल्डन रूल ये है कॉस्ट टू कंपनी। एम्प्लॉयर का जितना खर्चा हुआ वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो जनरली परक्विजिट्स में अपन यही देखेंगे कि परक्विजिट की कौन सी वैल्यू टैक्सेबल होती है, कॉस्ट टू कंपनी। और दूसरी चीज अपन ये देखेंगे, जनरली जब भी परक्विजिट्स देखेंगे तो ये देखेंगे कि परक्विजिट में एग्जम्पशन मतलब अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉय शैल बी रेड्यूस्ड। जितना अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया वो अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। दैट दीज आर टू बेसिक थिंग्स विच आर देयर जो अपने को हर परक्विजिट में देखने को मिलेंगे। एक आध दो चार जनरल बातें दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि परक्विजिट एम्प्लॉय को दिया जाए तो भी टैक्सेबल है, और अगर परक्विजिट एम्प्लॉय के परिवार वाले को दिया जाए तो भी टैक्सेबल है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया जाए तो भी टैक्सेबल है। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कौन आता है उसकी लिस्ट दी गई है, स्पाउस, चिल्ड्रन, उनके स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स और डिपेंडेंट्स। इस पे काफी कहानी पड़ी थी अपन ने कि भैया देखो भाई बहन को रिश्तेदारों में शामिल नहीं किया है, भाई बहन तभी रिश्तेदार है जब वो अपने पे डिपेंडेंट है। पर सर्वेंट की जहां तक बात आती है, सर्वेंट परिवार का हिस्सा है और मतलब उनको भी अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट दे देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसी सब अपन ने कहानी पड़ी थी, एम्प्लॉय को दिया जाए या परिवार वालों को दिया जाए, अगर बेनिफिट दिया जा रहा है तो इट इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलता है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, क्लाइंट वगैरह से बेनिफिट मिलता है तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, और अगर ठीक है बिजनेस भी नहीं कर रहे हो आप और आपको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है तो वो गिफ्ट के रूप में अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो सकता है। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर कि अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हमको किससे मिल रहा है, इट इज डिपेंडेंट। अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो यू हैव सैलरी हेड, एम्प्लॉयर से तो कुछ भी मिले वो सैलरी हेड है। अगर बिजनेस से संबंधित कोई परक्विजिट मिलता है तो वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल है, अदरवाइज इट में भी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में पर वो टैक्सेबल होगा तो गिफ्ट के रूप में ही होगा, तो गिफ्ट के क्राइटेरिया में फिट बैठेगा तो ही टैक्सेबल हो पाएगा। फिर उसके बाद अगली चीज आती है परक्विजिट कैन बी फ्री और कंसेशनल। तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई फ्री में चीज देता है तो वो परक्विजिट है, सस्ते में देता है तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सस्ते में मिला तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि जैसे फुल्ली एग्जाम्ड अलावेंसेस थे वो तीनों फुल्ली एग्जाम्ड परक्विजिट्स भी हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो परक्विजिट मिलते हैं फुल्ली एग्जाम्ड है, ओवरसीज परक्विजिट जो मिलते हैं एम्बेसीज वगैरह को वो फुल्ली एग्जाम्ड है, और इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स से संबंधित जो परक्विजिट्स होते हैं वो फुल्ली एग्जाम्ड होते हैं। फिर जनरल रूल ये है क्योंकि परक्विजिट एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है तो इसका वैल्यूएशन करने में इश्यूज आते हैं, इसलिए गोल्डन रूल ये होता है कि जनरली ऑल परक्विजिट्स आर एग्जम्प्ट। हाउएवर notified perquisites are taxable which are notified under the perquisite valuation rules। तो perquisite valuation rules हैं, उसमें कुछ perquisites दिए गए हैं जो taxable है। जनरली all perquisites are exempt, पर कुछ perquisites जो perquisite valuation rules में दिए गए हैं वो perquisite taxable है। अब वो कौन कौन से perquisite हैं जो taxable है उसकी ये लंबी सी एक लिस्ट दी गई है। ये परक्विजिट टैक्सेबल, तो अपन लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहला परक्विजिट आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। 19 परक्विजिट से बहुत सिंपल रूल्स पे चीजें चल रही हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के परिवार का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है तो परक्विजिट टैक्सेबल है। परक्विजिट का कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कॉस्ट टू कंपनी। एम्प्लॉयर ने जितना भी प्रीमियम भरा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, वो टैक्सेबल है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्ट।
दो ऐसे केसेस हैं जहां पर परक्विजिट एग्जम्प्ट है। एक है फिडिलिटी इंश्योरेंस, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का फिडिलिटी इंश्योरेंस कराता है तो फिडिलिटी इंश्योरेंस में एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, बेसिकली फिडिलिटी इंश्योरेंस में तो एम्प्लॉयर ही बेनिफिशियरी होता है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई धोखाधड़ी की तो कंपनी का जो नुकसान हुआ उसको बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। तो फिडिलिटी इंश्योरेंस में क्योंकि एम्प्लॉयर ही बेनिफिशियरी है तो एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं है। दूसरा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान में अगर कोई प्रीमियम भरा जाता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, वो एग्जम्प्ट है। जनरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, पर फिडिलिटी इंश्योरेंस और ईएसआई प्रीमियम भरना एग्जम्प्ट है। उसके बाद आता है सर्वेंट फैसिलिटी। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गार्डनर, वॉचमैन, ऑर्डरली, हेल्पर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट, मेड एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर अगर ये सब प्रोवाइड करता है तो वो टैक्सेबल है। कॉस्ट टू कंपनी, एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया इन सबको प्रोवाइड करने में, वो टैक्सेबल है। हाउएवर अगर एम्प्लॉयर गार्डनर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और वो एम्प्लॉयर का ही मकान है, एम्प्लॉयर का ही मकान है और एम्प्लॉयर उसमें गार्डनर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट फैसिलिटी देता है तो वो टैक्सेबल है, पर अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट यूज करने को देता है, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, एसी, ठीक है, कोई भी मूवेबल असेट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने को देता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर ने उसको किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया है तो एम्प्लॉयर जितना किराया दे रहा है, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, तो वो जो किराया एम्प्लॉयर दे रहा है वो परक्विजिट है और टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का वो असेट है तो एक नोशनल किराया निकाला जाएगा विच इज टेकन एज 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम को नोशनल परक्विजिट माना जाएगा विच विल बी टैक्सेबल। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी दे रहा है, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी दे रहा है तो उसका अलग परक्विजिट वैल्यूएशन रूल है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करने को दे रहा है तो उसमें परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, शायद ये सोच के कि क्योंकि उसमें बेसिकली एम्प्लॉयर का ही बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मूवेबल असेट ट्रांसफर कर देता है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट ट्रांसफर कर देता है, मतलब उस मूवेबल असेट की ओनरशिप एम्प्लॉय को दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। उसकी WDV विल बी द परक्विजिट वैल्यू। तो उनका ये कहना है बेसिकली कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन। तो एम्प्लॉयर की जो भी कॉस्ट लगी उसमें से नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस कर दो और वो माइनस करके जो WDV आ जाएगी वो WDV विल बी द परक्विजिट वैल्यू। अब नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस कैसे किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है बेसिकली डिप्रिसिएशन कंप्लीटेड ईयर्स का निकाला जाएगा। तो डेट टू डेट अपन निकालते थे, आपको ध्यान हो तो, और उसमें ये होता है कि जितने भी दिन मतलब हुए उसको नहीं देखना है अपने को, कंप्लीट पूरा एक ईयर हो गया तो अपने को पूरा साल का कैलकुलेशन करना है। तो डिप्रिसिएशन इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। मोटर कार के केस में 20% ऑन WDV बेसिस पर अपन डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% ऑन WDV बेसिस पर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और अदर असेट्स के केस में 10% ऑन SLM बेसिस पर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो मोटर कार में 20% WDV, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% ऑन WDV, अदर असेट्स में 10% ऑन SLM बेसिस। इस बेसिस पर हम डिप्रिसिएशन निकालकर WDV निकालेंगे, वो WDV परक्विजिट है। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। अभी यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या आएगा, बेसिकली इट कवर्स ओनली डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। टीवी, फ्रिज नहीं आएगा इसमें वही आएगा जैसे कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी चीजें जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है, सच एज डिजिटल डायरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी देता है, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी देता है, अगर एम्प्लॉयर उसको किराए पर लेकर दे रहा है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी। एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा कर रहा है वो परक्विजिट वैल्यू है। अगर एम्प्लॉयर उसको खुद ओन करता है, ठीक है, एम्प्लॉयर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और अपने एम्प्लॉयज को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, या गैस कंपनी और एम्प्लॉयज को गैस सप्लाई कर रहा है, वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय और वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू विल बी
कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो पर यूनिट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, बेसिकली एम्प्लॉय ने जितनी यूनिट कंज्यूम की उसकी कॉस्ट जो भी है वो परक्विजिट है। कॉस्ट टू कंपनी एक फॉर्मूला से निकाल ली जाएगी, that will be the perquisite value taxable in the hands of employee and any amount recovered from the employee shall be deducted। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो उस लोन पर नोशनल इंटरेस्ट निकाला जाएगा और वो नोशनल इंटरेस्ट को परक्विजिट वैल्यू माना जाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन पर नोशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एंड दैट नोशनल इंटरेस्ट विल बी द परक्विजिट वैल्यू। अभी इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? लोन अमाउंट लेंगे, लोन अमाउंट में जो फिगर लेंगे वो लेंगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। तो बेसिकली अपन मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और मंथ के आखिरी दिन जो बैलेंस है वो लेंगे, मंथली क्लोजिंग। भले ही लिखा हो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, बट वी विल नॉट टेक द मैक्सिमम, विल टेक मंथली क्लोजिंग बैलेंस। तो मंथली क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, उस पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे एसबीआई का। एसबीआई का कौन सा रेट? जो साल के पहले दिन था, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो एसबीआई का रेट लगाएंगे एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसमें हम ले लेंगे लोन अमाउंट और उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मंथ टू मंथ। अगर मतलब बैलेंस चेंज हो रहा है तो, बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है तो एक साथ निकाल लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नोशनल इंटरेस्ट निकालेंगे, ये नोशनल इंटरेस्ट परक्विजिट है और ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट अमाउंट, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट, वो जो नोशनल इंटरेस्ट आएगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 20,000 से ज्यादा का लोन नहीं दिया है तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। फिर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस, जो 80 DDB के भयंकर बीमारियां होती हैं वहां पे, उनके इलाज के लिए अगर लोन दिया है तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें दी गई है। उसके अलावा एजुकेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परिवार वालों का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है तो परक्विजिट है। एम्प्लॉय का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है तो परक्विजिट नहीं है, परिवार वालों का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है तो परक्विजिट है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परिवार वालों का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है, अगर स्कूल थर्ड पार्टी स्कूल है, एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, तो परक्विजिट वैल्यू विल बी कॉस्ट टू कंपनी। पर अगर एम्प्लॉयर का स्कूल है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी फीस चार्ज इन सिमिलर स्कूल। इस तरह के स्कूल में क्या फीस चार्ज की जाती है, वो जो फीस चार्ज की जाती है वो फीस विल बी दी परक्विजिट वैल्यू, ठीक है। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा इस तरह के स्कूल में क्या फीस चार्ज की जाती है। अब दोनों ही केस में परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। यहां पर एक एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, ठीक है, वहां की जो परक्विजिट वैल्यू फीस है, परक्विजिट वैल्यू वो 1,000 रुपए तक है, 1,000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ तक है, तो वो एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और परक्विजिट वैल्यू 1,000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ तक है तो वो एग्जम्प्ट है। मजे की बात यह है कि अगर वो 1,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। आपको ध्यान होगा कि अगर वो वैल्यू 1,000 से ज्यादा हो जाती है तो फिर पूरा अमाउंट को हम टैक्स करते हैं, ये अपन बात कर चुके हैं। फिर अगली चीज आती है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट या वाउचर दे रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट या कोई भी वाउचर या कुछ भी दे रहा है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू है एंड द कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5,000 रुपए तक का अगर साल का गिफ्ट है तो वो एग्जम्प्ट है। अगेन 5,000 तक का है तो वो एग्जम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा का है तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो है गिफ्ट दिया तो वो एग्जम्प्ट है, 5,000 तक का है तो एग्जम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा का है तो टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है या कोई क्लब में मेंबरशिप दिला देता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू किया जाएगा। तो क्लब की जो एनुअल फीस है या क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है, एनुअल फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी वन टाइम फीस होती है जो हर साल लगती है या उसको सब्सक्राइब करने की फीस लगती है, मेंबरशिप फीस लगती है, वो सब टैक्सेबल है। परक्विजिट वैल्यू विल बी कॉस्ट टू कंपनी। और फिर वहां पे जो रेगुलर बिल्स आएंगे, जो रेगुलर खर्चा होगा, उसमें यह है कि अगर वो जो रेगुलर बिल्स हैं उसमें ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई बिल आता है, ऑफिस की मीटिंग वगैरह वहां पर कुछ हुई है, उसका बिल कंपनी रीइंबर्स कर रही है तो परक्विजिट वैल्यू नहीं है। पर अगर कोई पर्सनल बिल का रीइंबर्समेंट कंपनी कर रही है तो परक्विजिट वैल्यू किया जाएगा। तो परक्विजिट वैल्यू दो चीजों का किया जाएगा, एक तो एनुअल फीस और दूसरा रेगुलर बिल्स में जो पर्सनल एलिमेंट है
ठीक है, उन दोनों का परक्विजिट वैल्यू किया जाएगा। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। उसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल पेंशन स्कीम अंडर 80 CCD, इन तीनों का टोटल्स परक्विजिट है। परक्विजिट वैल्यू विल बी कॉस्ट टू द कंपनी। 7.5 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, 7.5 लाख से ऊपर है तो जितना ऊपर है उतना टैक्सेबल है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये अपन पढ़ चुके थे ना पहले, 7.5 लाख वाला क्राइटेरिया। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर्स वगैरह इशू करता है तो ऐसी परिस्थिति में इट इज अ परक्विजिट एंड परक्विजिट वैल्यू विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर दे रहा है, उस दिन जिस दिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू किए उस दिन की जो भी मार्केट वैल्यू है तो वो मार्केट वैल्यू विल बी द परक्विजिट वैल्यू which is taxable in the hands of employee. So perquisite value will be again the fair market value of the shares and any amount recovered from the employee shall be deducted. उसके बाद 6 बड़े perquisite है, मेडिकल, LTC, ट्रैवल, मील, मोटर कार, अकोमोडेशन, और उसके बाद एक रेसिड्यूरी क्लॉज है, एनी अदर एमिनिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई और बेनिफिट दे रहा है तो इट इज अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉयर टेलीफोन मोबाइल बिल पे कर रहा है तो परक्विजिट नहीं निकाला जाएगा। अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड पे लोन देता है, प्रोविडेंट फंड के बैलेंस से अगर एम्प्लॉय लोन ले लेता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू नहीं निकलेगा। नोशनल इंटरेस्ट को भी परक्विजिट नहीं मानेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने थोड़ी लोन दिया, प्रोविडेंट फंड ने लोन दिया। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा लेता है तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 13 परक्विजिट्स हो गए। अब मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी लेक्चर अपन 1 घंटे से ज्यादा का इसलिए नहीं रखें, तो नहीं तो क्या होगा कि बहुत स्लॉट्स एकदम बड़ा सारा हो जाएगा। तो अपन अब यहीं आज रुकेंगे, इसके बाद अपन ये 6 परक्विजिट 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये अपन अगली बार करेंगे, प्लस बचा हुआ सैलरी हेड करेंगे, प्लस अगली बार हाउस प्रॉपर्टी भी कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी बैलेंस ऑफ द सैलरी पार्ट 2 प्लस हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। माय रिकमेंडेशन हैज बीन एंड विल बी कि ये जो भी लेक्चर है, एक तो इसके लिए नोट सामने रख के बैठो, जब भी आप रिवीजन करो नोट सामने रख के बैठो। ठीक है, साथ में ये लेक्चर चला लो, इसके साथ इसको सुनना नहीं, अपने को इसके साथ बोलना है, कोशिश करना है कि जैसा मैंने बोला वैसा आपको सब कुछ आना चाहिए। यू शुड नो एवरीथिंग, खुद से आपको आना चाहिए, दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। और नोट सामने रहते हैं तो क्या इमेज छपती जाती है, सारे नोट से अपनी इमेज प्रिंट होती जाती है दिमाग में कि अच्छा हाँ ये उस पेज पे ऐसा था ऐसा था। एग्जाम में ये सब चीजें हेल्प करती है, सबकॉन्शियस माइंड अपना हेल्प करता है। तो दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ विल कंटिन्यू विद द लेक्चर नेक्स्ट। थैंक यू।